खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी। कुछ खबरें, क्या वाकई पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? पीटीआई के एक रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। नून लीग के बड़े लीडर हैं राना सनाउल्लाह साहब, बड़े एक वेटरन पॉलिटिशियन हैं। वो क्या मतलब है कि पीटीआई या पीटीआई के बानी का सियासी वजूद जो है वो ख़तरा है इस रियासत के लिए या नहीं है, ये क्या वो कहना चाह रहे थे और इसे इंटरप्रेट कैसे किए जा रहे हैं? इसक के हेड के तब्दीली के बाद वफाकी राब्ता कमेटी जो है ECC में भी अब जो है वो सरबराही अमली तौर पर वज़ीर ख़जाना ही करेंगे। IMF का ये प्रोग्राम जिसे नागुज़ीर कहा जा रहा है, इस हवाले से कुछ इकोनॉमिस्ट की राय ये है कि ये बड़ा डेट्रीमेंटल होगा लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। मैक्रो इकनॉमिक बैलेंस लेने के लिए लोगों की माइक्रो इकॉनमीज़ जो है वो बड़ी ही प्रेशर में आएंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत बसरा साहब हैं, जनाब राना एहसान अफसर खान साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ और आबिद ज़ुबैरी भी हमें ज्वाइन करेंगे। शौकत बसरा साहब, पहले मैं आपकी खिदमत में पेश होता हूँ। एक कल्चर तो है हमारे यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का, तो क्या आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर इतनी यकजहती है और ये जो इतलात लोगों के टूटने की आ रही हैं, इनमें कितनी सदाकत है और कितनी अफवाहें? जनाब शौकत बसरा साहब। काजी सही साहब, जाहिर है कि 1.5 साल से काम ही एक हो रहा है कि पार्टी हमारी तोड़ी जा रही है, पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। और इमरान खान जो पाकिस्तान है, 70 साल की उम्र में उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, 200 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और हद तो ये है निकाब इनको सजा दे दी जाती है। हमारे वोटर्स पोटर्स जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज, घर तोड़ दिए गए और हर कोई दहशतगर्द और गद्दार बना दिया गया। और जिन हालात में इलेक्शन लड़के हैं, आपके सामने 2/3 मेजॉरिटी मिली और उस 2/3 मेजॉरिटी को जिस तरह कन्वर्ट किया गया मिनॉरिटी में, मेरे ख्याल में वो तो पाकिस्तान की तारीख का ऐसा बदतरीन ये एक दाग है उन लोगों पे जिन्होंने ये पाकिस्तान के साथ साथ लेकिन बसरा साहब, क्या वाकई ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? कोई खबरें हैं? मैं उस पर आ गया हूँ। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं। हाँ, ये जो टोला जिन्होंने पहले हमारा मैंडेट छीना है, वो जो आज रिकाउंटिंग में हमारी सीटें भी कम कर रहे हैं, हमारे लोगों को थ्रेट कर रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश मंशा के मुताबिक उनको वोट डाले जाएं, आज भी उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँ जी बसरा साहब, शायद उनकी तस्वीर में कुछ मैं राना साहब आपकी तरफ आता हूँ जितनी देर तक हमारा राब्ता बहाल होता है मोहतरम बसरा साहब से। हजूर, एक तो ये मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ एक ज़ाती दुश्मनी में सियासत जो बदल गई है, ये जाती है, ये जो बयानात आते हैं कि जी ये तो बिल्कुल होंगे, तो ये या रियासत है या ये बंदा है, तो ये डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइड है ये आपके ख्याल में या नहीं? राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से सनाउल्लाह साहब के बयान की अगर आप बात करें तो वो उनका पर्सनल व्यू पॉइंट है। वो हुकूमत के तर्जुमान इस वक्त नहीं है और अता तारड़ साहब जो हैं, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और हुकूमत के भी किसी नुमाइंदे ने ऐसी बात नहीं की। तो उनका पर्सनल ओपिनियन है और उनसे फिर इसके ऊपर वजाहत की जा सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जमहूरियत को खान साहब ने बहुत नुकसान पहुंचाया है और जो उनकी सियासत है कि मैं फरिश्ता हूँ और बाकी सब चोर हैं या गुनाहगार हैं, इसने जो सियासी रवायत है उसको तबाह कर दिया है कि ऑपोजिशन और हुकूमत दुश्मन नहीं होते। ऑपोजिशन हुकूमत को मिलकर काम करना आना चाहिए, एक दूसरे की स्पेस को मानना चाहिए। और जो 9 मई के खसूसी तौर पे जो वाक़यात हुए, उससे पहले जो बिल्डअप था कि अरेस्ट वारंट्स आए और आपने पथराव शुरू कर दिया, पेट्रोल बम मारे, उससे पहले मीर जाफर, मीर सादिक। राना साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप भी बात जारी रखिएगा, मगर इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी हम देख चुके हैं कि जब डैगर्स ड्रान होते हैं तो आंखों में खून उतर आता है और फिर जब कोई इकट्ठा मिलके कोई मिलता है दस्तरखान तो इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न रहा नहीं है माजी में भी खान साहब से पहले? देखिए, 90 की दहाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कोई एक अच्छा ईरा नहीं था पाकिस्तानी सियासत के लिए। और उसके बाद जब डिक्टेटरशिप आई, उसके बाद हमने 2 बड़ी जमातों ने बड़ा सबक सीखा 90 की दहाई से और मिसाल के जमहूरियत जो है वो साइन किया, वो परफेक्ट नहीं था, उसमें भी कमी पेशी उसकी
उसको अपनाने में नजर जरूर आई, लेकिन वो एक स्टेप फॉरवर्ड था। लेकिन जब खान साहब आए तो वो दोबारा 90 की दिहाई में मुल्क को 20-25 साल पहले पीछे ले गए कि नैब के जरिए लोगों को जो है ऑपोजिशन लीडर, एक एक लीडर को सजाएं दो, फिर आप जो है वो ऑपोजिशन से बात नहीं करनी, वो आए नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में आए तो आप ना आए, वो अगर कोरोना के ऊपर मीटिंग हो तो आप उठ के चले जाएं, अगर आप अब मिसाक मईशत की बात करें तो आप जवाब ना दें, आप हुकूमत जो है किसी के कंधों पे चलाएं। तो ये सब कुछ अपने कोएलिशन पार्टनर लेकिन राणा साहब आप समझते नहीं कि अब पहिया घूम गया है, जो पहले उधर आप जिस चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे अब खान साहब के मुखालिफ कैंप में वो हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। जो 9 मई के लोग गिरफ्तार हैं वो आज भी गिरफ्तार हैं। अदालतों की तरफ से सुस्त रवि है उन केसेस को प्रोसेस करने की, वो नहीं होनी चाहिए। वो और माहौल में जो है एक कंफ्यूजन फैला रही है। मेरे ख्याल से 9 मई के लोगों को जल्द अगर सजा हो जाए और ये मामला जिस तरह अमेरिका में कैपिटल हिल में लोगों को सजा होगी, 350 लोगों को सजा होगी, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल अपने वो जो गुनाह के मुताबिक या जो उसने लॉ वायलेट किया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी एक आदमी को भी सजा नहीं हुई। तो ये चीजें हो जाएं वक्त पे तो कंफ्यूजन, लोग इस पे सियासत ना करें। तो ये एक वाकई मसला है कि जब आप चीजों को पेंडिंग या डिले में चला जाता है तो उस पर और सियासत की जाती है। बाकी अच्छा राणा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक मैंने बड़ी अहम बात है, क्योंकि एक हमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने रब्ता किया जब मेरी और आपकी बहस हो रही थी, आपके फ़ैन उन्होंने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो हम बाद में शेयर करेंगे, मगर बसरा साहब आपसे हमारा रब्ता बहाल हुआ। राणा साहब का ये कहना है कि जो सियासत को जिस माज़ाराई की नहज पे बानी PTI ले गए हैं, ऐसा शायद माजी में नहीं हुआ और इसकी वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। आप अपना टेक दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरी आवाज आपको आ रही है? क्योंकि वीडियो नहीं आ रही। जी क्लियर आ रही है आवाज। नून वाले मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेमो काइंडली वीडियो ऑन करके देखें, मेरे ख्याल में आ रही होगी। सज्जन जिंदाल के पार्टनर, मनी लॉन्ड्रर, साने मॉडल टाउन के कातल, जाली अकाउंट्स बैंक वाले, TT मास्टर, ये माइंडसेट वो है। असल में ये वो लोग हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अब ये सहारा ढूंढते हैं, कभी 9 मई के पीछे छुपते हैं आके, कभी कहेंगे कि जनाब देखें इमरान खान तो भाई इस वक्त पाकिस्तान है। इमरान खान ने तो आप लोगों की सियासत ख़त्म कर दी है और आप लोग जो इस वक्त जितना वो माफिया जिसने पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा है, आप लोग हारे हुए और अंदाज़ा करें, और पंजाबी के अंदर चोर नाले छतर, आप लोगों को शर्म हया गैर आप लोगों में कि आप लोग मान जाएं कि हमें अवाम ने वोट नहीं डाला और यहाँ पे आकर बैठ जाते हैं और बैठ के कहते हैं देखें जी इन्होंने 9 मई में हमला कर दिया। हम आज भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आपकी तरह हम सुप्रीम कोर्ट के जजों पे हमला नहीं करेंगे। आपकी तरह गुजरावाला में वीडियोस आपने चलाई थी जनरल फैज़ की, जनरल बाजवा की, हम नहीं करेंगे। हम ज़रूर मुतालबा करते हैं कि पहले भी किया था, आज भी करते हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। 120 लोग आप कहते हैं हमने पकड़े हुए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उनमें PTI के कौन लोग हैं हमें तो आज तक ये भी नहीं पता। दूसरी बात, रियासत माँ की तरह होती है, रियासत माँ की तरह होती है, बच्चों को अपने गले लगाती है। ये कोई दहशतगर्द नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्द नहीं है। तैयबा शाह, सनम जावेद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, किस किस का नाम लूँ, सब लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। क्या होता है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये मोहसिन नकवी हो, ये IG हो, ये मियां नवाज शरीफ, सारे के सारे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन लोगों ने सारा कुछ बैठ के, जो कि 16 महीने इनकी हुकूमत रही, मेरे ख्याल में जी मैं आपकी बात होगी शौकत साहब। मैं अब अच्छा राणा साहब मैं पहले एक और इशू की तरफ आता हूँ कि क्या मियाँ शहबाज जी मैं आपकी दोनों बातों का जवाब लूँगा। मैं एक सवाल कर दूँ कि ये इरसा के बाद वफाकी राब्ता कमेटी के सरबराह भी तब्दील हो गए हैं। डू यू थिंक कि जो इस मखसूस माशी एनवायरनमेंट में SIFC की मौजूदगी में PM इज़ लूजिंग इज़ ग्रिप, या ये वक्त का तकाजा है और इस पर PM साहब जो हैं वो सिर के दिल से उसके इस सारे अमल में साथ हैं? राना साहब, और जो आप जवाब देना चाहें प्लीज़, पोडियम ओवर टू यू।
देखिए, ये कहना कि वो लोग कोई दहशतगर्द नहीं है, वो मुहिब्बे वतन है, ठीक है, ये इसको अगर हम मान भी लें, जिन लोगों ने अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया था, वो भी दहशतगर्द नहीं थे। लेकिन आपने कानून तोड़ा, आपने जो स्टेट के सिंबल हैं, उन पे आप हमलावर हुए, अमेरिका में उन लोगों को सज़ा मिली, उसके जो उनके जिस तरह का गुनाह था, उसके मुताबिक सज़ा मिलती। तो बात ये है कि अगर आप सज़ा ना दें और आप कहें कि मिट्टी पाओ और आगे चलो, तो फिर तो इस मुल्क में एनार्की फैल जाएगी। तो सज़ा जज़ा होती है, होनी चाहिए है। और 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो डिले, जो जुडिशियल डिले आ रहा है, वो कन्फ्यूज़न फैला रहा है। वो कन्फ्यूज़न तभी दूर होगी जब ये सज़ाएँ होंगी। देखिए, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो ऑफ़िशियली जो जिस तरह उसका फ़ॉर्मेट है, उसको चेयर प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। तो उसी फ़ॉर्मेट के ऊपर जो है वो कमेटी तश्कील दी गई थी। लेकिन इतनी तनकीद आना शुरू हो गई कि पता नहीं क्या हो गया है और फाइनेंस मिनिस्टर से कोई सारा कुछ, तो तब फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ईसीसी को चेयर कर रहा है, उसको ही बरकरार रखते हैं और वो चेयर कर लें। तो ये फिर फैसला उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के फेवर में कर दिया। बाकी तो कोई किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन की ना कमी है, ना कोई आपस में कोई इख्तलाफात हैं, ना कोई इश्यूज़ हैं। जो इसहाक डार साहब हैं, उनको कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की चेयर दी गई क्योंकि वो 16 माह प्राइवेटाइजेशन को देख रहे थे और ये पॉलिसी मेकिंग कमेटी है कि प्राइवेटाइजेशन की क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए आने वाले वो ये उसके अंदर वैसे भी फाइनेंस मिनिस्टर ने होना ही था, तो वो उनको चेयर इसलिए करने दे दिया क्योंकि वो सीनियर हैं और उनका एक तसलसल था, वो समझते हैं इस मामलात को, तो मिलके वो कंसेंसस के साथ वो फैसला हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी कोई अच्छा राना साहब, मैं एक और बात, मैं बशर साहब आपकी इजाज़त से थोड़ा सा इनसे, क्योंकि एक असल में हमारी एक दिन गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने गूगल किया तो बहुत से मुझे टैरिफ्स इंडिया के मिले। फिर एक प्रोफेसर साहब हमें देखते हैं, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, उनके कुछ दोस्त जो बाहर जब वो पढ़ते थे मुल्क से बाहर, तो इंडिया के बहुत से दोस्तों ने राना साहब हमें जो बिल भेजे वो हमारे पास हैं, वो हम चला सकते हैं। और ये स्क्रीन पर नाज़रीन आप देख रहे हैं, एक बिल मैंने राना साहब देखा तो वो इंडियन ₹4.88 था उसका। अच्छा, उसमें यह था कि ड्यू डेट से पहले बिल देने पे आपको वो भी मिलती है, क्या कहते हैं, एक रिलीफ भी मिलता है। बम्बे से मुझे बिल आया, हैदराबाद से आया, लुधियाना से आया। ये आप देख रहे हैं 100 यूनिट्स जो है, 0 से लेकर 100 यूनिट्स तक 3 रुपये 28 है। 101 यूनिट से 300 यूनिट्स तक जो है, जरा जरा स्क्रीन बड़ी रखिएगा, ये मैं भी पढ़ के बता रहा था। तो राना साहब जो मैक्सिमम बिल है 1000 से ऊपर, यानी 1000 यूनिट्स अबव जो है वो 11 रुपये का यूनिट इंडिया बेच रहा है। तो ये अब मैं आपको भेज सकता हूँ आपके पर्सनली जो आपका जो व्हाट्सएप है, तो ये मैं अकेला आपको होल्ड नहीं कर रहा रिस्पॉन्सिबल, आप अकेली जमात नहीं है, बहुत से लोगों ने 93 में तो पीपल्स पार्टी ने पहला मुआहिदा किया था। तो ये कहा जाता है कि इट इज़ इन बिल्ट इन मुआहिदों में, और इन मुआहिदों के होते हुए किसी तरक्की का ख्वाब देखना भी जो है वो दीवाने का ख्वाब है। राना साहब, ओवर टू यू। ये देखें, सबसे पहले तो ये इंडियन रुपयों की आप बात कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि उनके बिल अगर आपके ये बिल आप जरूर भेजिएगा, इनको मैं स्टडी करना चाहूंगा, बल्कि मैं श्योरली 40% आप रेट बन रहा है जो पाकिस्तान में। देखिए, बिल्कुल हमारा ये इस वक्त जो बिजली का पावर सेक्टर है और जो बिजली के रेट हैं वो बहुत एक इंतहा को पहुंच गए हैं और एक आम आदमी के लिए बिजली को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, इसके अंदर बहुत सी वजूहात हैं। मेजर एक जो वजह है वो चोरी है, जो 500 अरब तक की चोरी सालाना हो रही है बिजली के शोबे के अंदर, और उसके अंदर डिस्कोस को प्राइवेटाइज ना करना बर वक्त, वो एक मेजर वजह है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी के साथ चोरी का मुकाबला कर सकता है। यहाँ आपको एक मेजर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, वफाक की, सूबों की, पुलिस की, जुडिशरी की, और अगर इनकी कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर ये चोरी जो है आपको नजर जिस तरह आ रहा है कि इस पे जब कार्रवाई की भी जाती है तो मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई। फिर देखें, एक तो ये मेजर वजह आ गई, दूसरा पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली का इस्तेमाल कमर्शियल रहा है और वो इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन बिजली की उस तरीके से। मैं तो अर्ज करूं, मैं आपको एक और चीज़ भेजता हूं, मैं आपको एक लिंक भेजता हूं फाइनेंशियल टाइम्स का, 2012 की पब्लिकेशन है।
मैं निकाल के अभी अभी अपनी टीम से कहता हूँ, आप वो पढ़िए तो उसमें आ जाएगा। लेकिन चूंकि वक्त कम है, राना साहब, बसरा साहब, माफ़ी चाहता हूँ, आपसे कुछ रब्ता नहीं हो सका, कोई फाइनल कमेंट करें और फिर मैंने ब्रेक लेनी है। बसरा साहब, रब्ता नहीं हो सका बसरा साहब से। राना एहसान अफजल साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ होंगे, पूछेंगे कि प्रोडक्शन आर्डर के बाद क्या खान साहब को या किसी को पेश किया जाएगा, ये क्या मामला है, और ये जो केसेस हैं ये अभी तक तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो लेट अप जो खान साहब के केसेस हैं। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ कानूनदान जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इशू तो बहुत से हैं जो हम उनसे पूछना चाहते हैं, साइफ़र हो, नौ बे हो या जो प्रोडक्शन आर्डर है, मगर उससे पहले ज़रा बरसबील तज़किरा, क्योंकि मुझे अभी अभी गुफ्तगू में पता चला कि जनाब ज़ुबैरी साहब एचिसोनियन हैं। तो ज़ुबैरी साहब देखें, हम तो तमाम जो हैं लेफ़्ट के लोग, पुराने नए हम मुफ्त तालीम के बड़े हामी हैं। ये एक एफ़र्ट हुई है, किसी कहीं से आगाज़ हुआ है कि एक बेसिक फंडामेंटल राइट रिस्टोर करवाने के लिए अहद चीमा साहब की तरफ से, तो इतना हाउ क्यों है जनाब ज़ुबैरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इस पॉइंट पे आपने लिया। देखिए, एचिसन कॉलेज की एक अपनी हिस्ट्री है और माशाल्लाह एक पाकिस्तान के एक अच्छे स्कूलों में उसका शुमार होता है। और वहाँ अब हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ पिछले कई सालों से हमारे एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल हैं वहाँ, उनके दो खतूत मेरी नज़र से अभी गुजरे हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने गवर्नर साहब का ऑर्डर देखा जो कहता है कि ये इनके जो आहा चीमा साहब, उनकी ज़ौजा को लिखा गया है, और आहा चीमा साहब के बच्चे जो एक लॉन्ग लीव के बाद वापस आ रहे हैं गारंटीड प्लेस के लिए, जिसके लिए उनको पैसे देने होते हैं। बच्चा बाहर चला जाता है लेकिन वो जगह अपनी रखवा लेते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं, वो उनको एग्जोनरेट कर दिया, उनसे पैसे ना लिया जाए। उसने दो खतूत लिखे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लिखा है, एक स्टाफ को लिखा है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लिखा पढ़ने वाला है, शर्म से मेरा सर झुक गया है कि जी आहा चीमा साहब, जो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं और उनके पास काफ़ी वसाइल हैं, कि उन्होंने कहा है, प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, जो मैं यकीन करूंगा कोई भी कोई डिफेंस दे, मैं नहीं मानूंगा उस बात को, प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि दो क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, एक अहद चीमा उनके बच्चे और बाकी दूसरे लोग। तो आप देख लीजिए, प्रिंसिपल की बात मानी जाएगी या कोई और डिफेंस लिया जाएगा। एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी पे आप अमल करें। पॉलिसी है कि आपको 3 साल के लिए जगह रखनी है, यानी आपको पैसे देने। आप उनका खत पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझसे अब ये नहीं होता, और वो रिजाइन, वो वैसे जा रहे थे लेकिन वो कह रहे जी मैं अभी फौरन के फौरन चला जाऊंगा। एक अच्छे प्रिंसिपल आए, वो भी आज इस पर ये इस मुल्क का हाल हो गया कि जी उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं और इस पे आप कह रहे हैं कि उनकी पैसे माफ कर दिए जाएं। बहुत शर्म की बात है जी। चलें, बड़ा दुख हुआ है कि एचएसएन कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हेड ये गवर्नर साहब होते हैं कि उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया, और किसके कहने पे किया मैं नहीं कहना चाहता। आप पंजाब में बैठे हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि वहां किसके कहने पे और किसके ये करीब होंगे, जिसकी वजह से। और गवर्नर साहब ने भी उठा के इस तरह का एक ऑर्डर कर दिया। मैं समझता हूं कि ये एचएसएन कॉलेज की तबाह करने के लिए मैं समझता हूं एक एफर्ट है। चलें, वो कहते हैं ना कि हमें कोई पॉजिटिव साइड इसकी देखनी चाहिए। 10वीं तक तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तालीम फ्री है, जो किसी को नहीं मिलती। 3 करोड़ बच्चा बाहर है, तो चलें यहाँ से अहद चीमा साहब के बच्चों से शुरू करके बाकी बच्चों की तरफ चल पड़ें तो शायद पॉजिटिव भी होगा। चलें, मैं आगे बढ़ता हूँ। हुजूर, एक तो ये बताएं कि प्रोडक्शन आर्डर जो है वो क्या इस पर जो हैं दोस्त हमारे, उन्हें वो इज़ इट बाइंडिंग ऑन दी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि उन्हें पेश किया जाए, इलेक्शन का मामला हो या कोई सेशन हो ख़ास? ज़ुबैरी साहब, जो हमारे लॉ मेकर्स बिहाइंड दी बार हैं। देखिए, बिल्कुल एक ज़माने में तो था कि प्रोडक्शन ऑर्डर पे वो बाउंड होते थे पेश करने पे, वो एमएनए या एमपीए को जो जेल में होते थे या सज़ा काट रहे होते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से जब एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया और जिस आदमी को नहीं चाहते पेश करना वो पेश नहीं करते। लेकिन ये स्पीकर का काम होता है, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। उसको अपनी देखें, हर मामले में इनकी सिलेक्ट कमिटीज़ लोगों को बुला रहे होते हैं, उनके ऑर्डर्स कर रहे होते हैं और उनके खिलाफ ऑर्डर्स पास कर रहे होते हैं। आप देखिए इस्लामाबाद में हर चीज़ पे पाकिस्तान में सेनेट की कमिटी ने आज ये ऑर्डर कर दिया, सीडीए के खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ भी तो सेनेट का जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे उसका एमपीए एमएनए आए। वो कोई रिहाई तो नहीं दे रहे,
वो इलेक्टेड आदमी है, उसको अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, उसको लोगों ने इलेक्ट किया है, तो उसका पूरा उस कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा हक है कि वो रिप्रेजेंटेड हो पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर, तो और प्रोविंशियल असेंबली में, तो उनका पेश करना बेहद ज़रूरी है और इसको इस तरह से डिफाई करना, उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो फिर इनको बाकियों को कोर्ट जाना चाहिए कि जी इस तरह की वायलेशन हो रही है। लेकिन ये क्योंकि स्पीकर जो होता है वो सबका स्पीकर होता है, वो पार्टीजन नहीं होना चाहिए उस स्पीकर को, अगर वो एक पार्टी से है उसका ताल्लुक है। अगर ऑपोजिशन के लोगों को बुलाया गया तो आप जरूर उसको इंश्योर करें कि आपका हुक्म माना जाए। आप स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, आप हायर प्रोटोकॉल में पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशंस आप होल्ड करते हैं। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, साइफर के हवाले से अब आप देखें, एक बड़ी अजीब सिचुएशन भी क्रिएट हो गई। डोनाल्ड लू साहब ने वहाँ पे कहा जी कोई हुई है ही नहीं, उन्होंने सिरे से उसके वजूद का ही गालबन इनकार कर दिया कि ऐसी हमने कोई बात ही नहीं की, गोया इसको इट वाज कंकॉक्टेड बाय, यानी एलिजिडली बाय असद मजीद साहब, एंड इवन इफ इट वाज कंकॉक्टेड, देन व्हाई अ पर्सन हैज बीन फर्स्ट इंडाइटेड एंड देन कन्विक्टेड। अच्छा, क्या नाइटेड मतलब पहले तो आपने इंडाइट किया ना, हाँ, फिर कन्विक्ट कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये इनको उसकी स्पीकर, पहली बात है कि वो कह रहे हैं वो है ही नहीं और असद मजीद ने इसको कॉन्कॉक्ट किया है, नहीं, तो ये असद मजीद को गिरफ्तार होना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहा, आई कंस्ट्रूड कि इफ इट डिड नॉट हैपन, तो फिर उन्होंने लिखा है, तो फिर वो तो जो चीज थी नहीं, जो फिर कैसे लिख दी उन्होंने। लेकिन साइफर जो होता है बेसिकली जो उनकी कन्वर्सेशन हुई होगी हमारे असद मजीद साहब की उन डोनाल्ड लू के साथ, उसका उन्होंने लुबे लुबाब पेश कर दिया। अगर वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं तो पाकिस्तान ने डिमार्च क्यों लिया? उस जमाने में सारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, आप देखें उस जमाने में सारे आर्मी चीफ्स बैठे थे और सबने डिमार्च दिया कि ये दिस अमाउंट टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर ये बात उन्होंने वहां कही थी तो इसको भी तो मद्देनजर रखा जाए। अगर ये बात है ही नहीं, साइफर के अंदर कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर कन्विक्शन कैसे हो गई? फिर कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई? यही तो हम डे वन से कह रहे हैं। आपके प्रोग्राम में जब आप मुझे लिया करते थे, मैंने आपके कई डिस्कशन भट्टी साहब और काजी साहब से हुआ है कि साइफर का कोई केस ही नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्कॉक्टेशन, और क्योंकि इमरान खान साहब को सजा देनी है, दिलवानी है, वो उन्होंने कर दी, उनको दिलवा दी उन 3 केसों में। आप देखें और भी होंगे इशू, आई एम श्योर। अच्छा, अब ये 9 मई का बहुत जिक्र होता है और ख़ास तौर पर जो इसका, मगर उसको किसी तरफ, यानी उसकी एक आप शफाफ करें। भले कमीशन तो मैं नहीं करता, क्योंकि कमीशन आज तक जितने बने हैं उनका नतीजा कोई नहीं निकला। अगर मैं आपकी कोई उसकी जो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, जो तरीक़ाकार है, उसके तहत उन लोगों को निकाल के फारग करें और इस इशू को ख़त्म करें। क्योंकि एक तरफ तो हम दुखी बहुत हैं ये जो वाक़या हुआ, और दूसरी तरफ जो है कोई पार्टियां जो है उसको पॉलिटिकली भी जो है वो अपना बना लेती हैं। हम कहते हैं कि सज़ा हो उनको जिन्होंने ये सब किया है, एंड देन इट्स ओवर वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल सही, जिन्होंने उनको सजा, उनको जिन्होंने ये हरकत की और तोड़ फोड़ की और हमारी तनसीबात पे, शोहदा की यादगारों पे हमले किए, उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन देखिए, हम डे वन से कह रहे हैं और आपके प्रोग्राम से एज प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट बार हमारी डिमांड है, हमारी रेजोल्यूशंस पास हुई जिसमें हमने कहा कि इसकी शफाफ तहकीकात करें, आर्मी करे, कोई करे, लेकिन तहकीकात करके रिपोर्ट दें कि कौन इसके मुहर्रकात थे, कौन इसके पीछे थे। अच्छा, फिर बाकी लोगों को आपने 103 लोगों को आपने कर दिया 2 कोर्ट के अंदर, उसके अंदर स्टे क्या फैसला नहीं कर सकते। 103 लोग जो हैं, आज भी केस लगा हुआ था, इंटर कोर्ट अपील मैं भी उसमें पेश हो रहा हूँ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। वो उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं तो आगे कि 103 लोगों पे कोई एक्विटल भी हुआ है या नहीं हुआ है। भाई आपके पास क्या शायद आप कुछ लोग हैं जो एंटी टेररिस्ट जोन में उनका चलान हुआ है, प्रोसिक्यूशन आपके पास एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है सारी, तो आज तक प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुई? कोई चलान पेश किया उन लोगों के खिलाफ? कोई शहादत आई जिन लोगों को आपने चलान किया है? अभी तक हमने तो 1 साल में कुछ नहीं देखा सर। अच्छा, ये कुछ इधर बात हो रही है कि शायद फॉरवर्ड ब्लॉक बने, ये बने। ये सेनेट के इलेक्शन में अगर पीटीआई के कुछ लोग अपनी पार्टी से बगावत करके वोट दे देते हैं, तो इस पे भी मेरे ख्याल में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट होगा कानून में, और उसे री इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ज़ुबैरी साहब, नहीं, बिल्कुल, इसमें अगर वो अपनी पार्टी हेड के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट करते हैं तो नेचुरली वो उस फ्लोर क्रॉसिंग के ज़िम्रे में आ जाएंगे, 63A के ज़िम्रे में आ जाएंगे। फिर उनको उस पे ऊपर उनको फिर वो स्पीकर को, जो अगर उन्होंने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ क्योंकि वोट के ऊपर दिया, तो फिर उसमें उन पे वो लगेगा और फिर उसके हिसाब से जो कार्रवाई आइन के अंदर मुरतब है
उसके हिसाब से स्पीकर को रेफरेंस दिया जाएगा, स्पीकर उसको इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और वो अपनी सीट से जाएंगे वो लोग। जी लेकिन ज़ुबैरी साहब ये भी तो है ना कि आजकल नए नए जिस तरह हम देखते हैं ना कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बरतानिया का, तो उसमें जो है वो कन्वेंशन ही चलते रहते हैं, तो बहुत से कन्वेंशन भी आ गए हैं हमारे यहाँ रिटन आइन के होते हुए भी, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन आप नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे असल में इस मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजिडी जो है कि हमेशा फैसले उस आदमी जिसको टारगेट किया जा रहा था उसके जाने के बाद आते हैं। आप याद होगा असमा जहांगीर का केस, जो असमा जिलानी का केस था, जो बाद में असमा जहांगीर हुई। आपको याद है कि जब उन्होंने असमा जहांगीर जिलानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में फैसला किया और कहा कि जनरल याहिया खान यूजर पर थे, उस वक्त याहिया खान साहब जा चुके थे, तो लेकिन उनके जाने के बाद अब भी देखें जो फैसले ज़्यादातर हमारे मुल्क की तारीख के यही होते हैं कि जो परपिट्रेटर्स होते हैं जो चले जाते हैं उनके खिलाफ फैसले आते हैं। जो हाजिर लोग होते हैं जो आपके मुल्क के अंदर हालात हो रहे हैं उस पर मुझे फैसले देखना है। मुझे देखना चाहता हूं कि इलेक्शन के अंदर जो फॉर्म 47 की इस वक्त गवर्नमेंट बनी हुई है उस पर क्या फैसले आते हैं, क्या फैसला होता है कि ये जो हुकूमत इस वक्त हो रही है मुल्क के अंदर, क्या ये लोगों ने इनको इलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूं कि हमारी अदालतें हाजिर अदालतें हों कि हाजिर इश्यूज पे फैसले करें। बड़ा शुक्रिया। यानी वो आप ये कह रहे हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो ये थी हमारी नहीं सॉरी सर, यहाँ आ ही नहीं रहे इशू, ये आ ही नहीं रहे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप ज़ुबैरी साहब, लाइटनिंग आसान मैनी इशूज़। नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आएंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हम अगला 24th प्रोग्राम ले रहे हैं। बाद बड़े मईशतदानों का ये ख्याल है कि इट माइट ब्रिंग सम काइंड ऑफ मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि रूलिंग एलीट का प्रॉब्लम होता है। नीचे कहते हैं जाओ खो खसमानू जिमें पंजाबी कहते हैं, तो उसमें आवाम इसको कैसे पे करेंगे। पेंशन्स के वाले से बातें हो रही हैं, रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं, बिजली के बिलों में टैक्स जो है डाल दिया जाएगा रिटेलर्स को। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, और इसका नतीजा क्या निकलेगा माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक, मारूफ मईशतदान हैं, साहिब किताब हैं और बहुत से हवाले इनके तारुफ़ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये जो 24th आ रहा है, वैसे तो उसे बड़ा नेमत करार दिया जा रहा है कि लेकिन मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर तो शायद हमें स्टेबिलिटी आए और जो डोनर्स हैं या जो कर्ज़ देने वाले हैं वो हमें कुछ कर्ज़ वर्ज मज़ीद दे दें। लेकिन इसकी जो फॉल आउट होगी, इस हवाले से आज डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब का एक आर्टिकल में देख रहा था, वो कह रहे हैं इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द मैसेज एट लार्ज एंड विल नॉट बी वेरी गुड फॉर द मैक्रो इकनॉमिक। तो आप कैसे देख रहे हैं इस लंबे प्रोग्राम को जो आ रहा है डॉक्टर साहब? हाँ जी, शुक्रिया कायद साहब। ये तो हम सबको पता है कि ये हमारी मईशत की जो थोड़ी बहुत हालत बेहतर रह गई है उसको भी मज़ीद ख़राब करेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी आबादी है और बढ़ रही है तो हमें तो ग्रोथ चाहिए। और ये जो प्रोग्राम होते हैं IMF के, ये तो ग्रोथ के बिल्कुल दुश्मन होते हैं। वो आपको कहते हैं कि जी आप स्टेबलाइजेशन फिस्कल लेकर आइए, यानी ज़्यादा टैक्स लगाइए, और ख़र्चे कम करने की वो बात नहीं करते, क्योंकि वो हमारी अपनी चॉइस होती है और वो हम कभी करना नहीं चाहते हैं। तो फिर उससे यही नतीजा निकलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस, और टैक्सेस जब आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो उससे एक तरफ तो आपने देखा कि महंगाई होती है, हमारे सारे टैक्सेस इंडायरेक्टेड है। और वो इंडायरेक्ट इसलिए भी है कि इवन हमने जो इनकम टैक्स है उसमें भी इंडायरेक्ट टैक्सेस लगा रखे हैं, तो उसकी वजह से फिर जाहिर है एक तो बहुत महंगाई होगी, फिर वो आपको पता है कि चोरी चकारी हम रोक नहीं सकते हैं, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है और उसमें लूट मार का बाजार हमेशा गर्म रहता है, तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। तो नतीजतन आम आवाम की ज़िंदगी तो आगे दोबर है, मगर और मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है। तो ना तो इसका हमें कोई मईशत को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, और दूसरी तरफ लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम ये ना करें, अगर सपोज हम ये ना करें, जिस तरह डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब का भी ये ख्याल है, कुछ लोगों का, कुछ उलमा जो मईशत के हैं वो कहते हैं कि नहीं बहुत ज़रूरी है, तो क्या करें फिर हम? वो जिस तरह आप कहते हैं कि एक स्लैब बना दें टैक्स की, कैसे करें? क्योंकि इतना पोटेंशियल तो है टैक्स का यहाँ पे। जी, ये तो देखिए पूरी दुनिया में है कि हम इस वक्त आप हैरान होंगे कि सिर्फ 3.3 मिलियन रिटर्न्स आई हैं, और उसमें से भी जो 60% ने कोई टैक्स रिटर्न में कोई इनकम नहीं दिखाई है। वो खाना पूरी है, क्योंकि वो नॉन फाइलर्स
के बचने के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पे एक अजीब निज़ाम है कि फाइलर नॉन फाइलर का। तो अगर आप उसको ब्रॉड बेस कर लें और उसकी शरह कम कर दें, एक आदमी को पता हो कि मैं 1 करोड़ का मैं कमा रहा हूँ तो 90 लाख मेरे पास ही रहेगा और मैं मज़ीद उससे इन्वेस्टमेंट करूँगा। हुकूमतों के पास जो पैसा जाता है वो तो सारे का सारा या तो याशियों में गारत हो जाता है या सूद की मद में, और फिर उसका कोई फ़ायदा जो है वो आगे तो मईशत को होता नहीं। अगर हम ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करें जिससे नौकरियाँ निकले, जिससे आगे मईशत बढ़े, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। पाकिस्तान का असल मसला लो जो है वो ग्रोथ है और नॉन इन्वेस्टमेंट है। अपने लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यहाँ से पैसा बाहर भेजते हैं क्योंकि फ़ज़ा हर वक़्त अनसर्टेन रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होता। तो जब तक हम अपने टैक्स निज़ाम को दुरुस्त नहीं करते, अभी आप हैरान होंगे कि 3,25,000 सिर्फ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, उनमें से सिर्फ 15-16 हज़ार कोई काबिल कदर टैक्स अदा करते हैं। तो ना ट्रेडर्स टैक्स देने को तैयार होते हैं, ना कोई और। उनकी जवाज़ ये वो पेश करते हैं कि जी रियासत हमें क्या दे रही है, हम अपनी सिक्योरिटी खुद करें, अपना पानी साफ खुद पिएँ और एजुकेशन पे खुद खर्च करें और हेल्थ पे खुद खर्च करें, तो फिर किस चीज़ का टैक्स दें? तो वो पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी में तो नंबर दुनिया के चंद 5 बड़े मुल्कों में आता होगा, मगर टैक्स के मामले में हर कोई गुरेज़ करता है कि मैं इसमें ना ही आऊँ तो अच्छा है। फिर आपको पता है टैक्स वाले तंग भी बहुत करते हैं। तो कई एक हकीकतों की वजह से हमारा टैक्स निज़ाम जो है उसमें तो फिर पैराडाइम शिफ्ट लानी चाहिए, और तभी हम कहीं जाकर आईएमएफ से भी, और फिर अगर हम 3 ट्रिलियन के खर्चे जो हैं, जो बेकार टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है वो ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये तो फिर हमारी चॉइस है। आईएमएफ तो ये नहीं कहता, हम फिर आईसीयू में खुद ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आईसीयू में मरीज़ रहेगा, वहाँ से इस काबिल तो हो के बाहर निकल कर फिर आगे कोई किसी दौड़ में हिस्सा लेने के काबिल हो, वो तो लेटा रहेगा बस आईसीयू में, और हमारी यही हालत है। डॉक्टर साहब, मैंने ना आज ये देखा हमने, और ये चलाई भी हमने, हमारे कुछ देखने वालों ने, हमने बिजली पे सेगमेंट किया तो उन्होंने हमें इंडिया से उन्होंने अपने तय बिल मंगवा के हमें भेजे, बाज़ स्कॉलर्स ने जो कि बाहर पढ़ते रहे हैं, और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया हमें। जो ज़ाहिर है कि जो एनर्जी इज़ अ फंडामेंटल टू दी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक तो वो, और दूसरा ये कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब सब कहते हैं जी 6,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है, आप ये जानते हैं, मरात हम अरबों $1 की देते हैं, उधर मुंह नहीं करेंगे तो तरक्की की तरफ हमारा मुंह तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्या व्हाट इज़ योर टेक? जी बिल्कुल, देखिए हमारे 2-3 प्रॉब्लम बड़े अहम हैं। एनर्जी के अंदर कॉस्ट का बहुत बड़ा मसला, फिर एफिशिएंसी ना होना और प्रोडक्टिविटी ना होना। यानी कि आप देखिए पर एकड़ हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंडिया के मुकाबले में, और वहाँ तो किसानों को फ्री बिजली मिलती है। यानी कि उन्होंने अपने एनर्जी के मसले को बेहतरीन तरीके से हल किया। वो उन्होंने यानी कि मिक्स ऑफ जो था वो उन्होंने, हमने तो सारे का सारा आपको पता है फ्यूल पे रखा हुआ है, और उन्होंने उसको इतना, इंडिया ने सोलर्स के ऊपर भी और बाकी जो अल्टरनेट थे आप देखिए उसके ऊपर गए, और उन्होंने उसको बेहतरीन तरीके से हल किया। फिर उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स भी है, तो उनके यहाँ बिजली तो बहुत सस्ती, और यही उनकी कामयाबी की वजह भी है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक इश्यूज थे, यानी टैरिफ हाई था, उसको पाकिस्तान का अभी भी बहुत है, उसको हल किया। कॉर्पोरेट रेट नीचे लेकर आए, यानी कॉर्पोरेट रेट नीचे होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर उन्होंने देखिए हार्मोनाइज सेल टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाकर सारे जो कॉम्प्लिकेटेड माहौल था वो ख़त्म किया। इतनी बड़ी वहाँ रियासतें हैं, हमारे तो 4 सूबे में लड़ाई झगड़ा ये हमेशा रहता है सेल टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म जिसे कहते हैं वो इंडिया ने करके दिखाई है, और उसके अब डिविडेंड्स भी उनको मिल रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम ये बुनियादी मसाइल जो है, जिसमें एनर्जी का मसला बहुत ही अहम है, इन्वेस्टमेंट का मसला बहुत अहम है, ग्रोथ का, और फिर उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी और जो एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करेंगी तभी होंगी जब हम दारों को ठीक बनाएंगे। अब अच्छा डॉक्टर साहब, एक दो क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का मदद लेने के लिए। एक तो ये कि कह रहे हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि 80% जो अकाउंट्स हैं बैंकों में वो शायद नहीं है FBR के रेडार के में, या लोग रिटर्न जमा नहीं करवाते, तो उन पर भी अब शायद कदगन आए। 32-33 लाख रिटेलर जो है उसे जो टैक्स लगाया जाएगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या रिटेलर उसको पास ऑन कर देगा? और ये बैंक अकाउंट्स वाला मामला भी र्यूमर मिल है, या इसमें कुछ दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट? देखिए कई सब 2 तरह के अकाउंट्स हैं, जिसके ऊपर तो प्रॉफिट मिलता है उस पे तो 15% अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हो 30% कट जाता है। अब उसका तो रेडार पे ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डिडक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो FBR को जाती है, वहाँ से वो वक्त बैठ करके देख सकते हैं कि अगर इसको 1 लाख रुपया 15% के हिसाब से
अगर इसका टैक्स आया तो इसकी असल अमाउंट वहाँ कितनी पड़ी होगी, इंटरेस्ट का भी रेट हमें पता है, वो वर्क बैक करके हम उसके प्रिंसिपल तक भी पहुँच सकते हैं। वो मेहनत करने को ज़ाहिर है अभी अब तैयार नहीं है। तो दूसरे वो हैं ताजिर जिनके बड़े-बड़े अकाउंट्स करंट में पड़े होते हैं, वो उसमें से बड़ी-बड़ी डील्स करते हैं और उसको ज़ाहिर नहीं करते हैं, फिर वो बंद करके दूसरा भी शुरू कर देते हैं। ये अलबत्ता वो एरिया है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के साथ ऑलरेडी सेल टैक्स और इनकम टैक्स लगे हुए हैं। तो ये कहना कि वो बिल्कुल टैक्स हमें उनका पता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। उनकी रजिस्ट्रेशन जो है अभी रूल्स निकाले हैं कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या अब इस नए प्रोग्राम के तहत बिजली पानी गैस और पेट्रोल के मजीद महंगे होने का खदशा है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहें। ये तो फंड जो है एक अगला साल पूरे का पूरा तो हम उनके रहमो करम पे हैं, यरगमाल है बल्कि उनके हाथों में, और वो पूरे साल का प्लान इनको देकर गए हैं, अगरचे इन्होंने बताया नहीं है। और वो सारे का सारा प्लान ऑस्टेरिटी का है, कीमतें बढ़ाने का है और हमारी मईशत को मज़ीद तबाह करने का है। और ये बातें लोग करते हैं जी, नोट बंद कर दें 5,000 का, ये जिस तरह इंडिया में भी हुआ था वो तो डीमोनेटाइजेशन, तो ऐसी भी कोई तजवीज़ है ज़ेर गौर या नहीं? नहीं, ऐसी तो चीज़ कोई पाकिस्तान में ज़ेर गौर नहीं है, मगर पाकिस्तान का ये मसला होता है कि वो यूजुअली असल मसाइल से हटाने के लिए फिर इस तरह की डिबेट शुरू कर देते हैं। ये जो जितनी भी पैरेलल इकॉनमी है, जितने भी ये मसाइल हैं, जितना भी ये लीड कैप्चर, सबको पता है इसके बारे में। अब तो देखिए, आपने भी शुरू में फरमाया कि खुद वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम इन चीज़ों का ज़िक्र ओपनली करते हैं। भाई, जब आप ज़िक्र कर रहे हैं तो फिर उसको फिक्स भी करना आपका काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। आप ही ने हुकूमत ली है, तो खुल के कह भी रहे हैं कि ये पाकिस्तान के मसाइल हैं और फिर उसका हल भी नहीं करते हैं। तो बस ये आदत सी पड़ गई है कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत दे कि ये आइंदा आने वाले दिनों में हम लोगों को, आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इसी दुआ के साथ इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।